वेलकम टू स्टडी बुद्धा। आज है 14 मई 2024 और हम 14 मई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। साथ में मैं आपको प्रत्येक प्रश्न से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। आप इस वीडियो का PDF इसके लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्रुप चैनल से भी इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष कौन होंगे? हु विल बी द चेयरमैन ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स रिसेंटली? ऑप्शन नंबर ए है सुजय रैना, ऑप्शन नंबर बी है शशि भूषण सिंह, ऑप्शन नंबर सी है आर शंकर रमन, ऑप्शन नंबर डी है एन चंद्रशेखरन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एन चंद्रशेखरन। ये कौन है? एन चंद्रशेखरन है। तो टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में चेयरमैन की भूमिका संभालने के लिए तैयार है। टाटा सन्स चेयरमैन एन चंद्रशेखरन इज सेट टू टेक ओवर एज चेयरमैन एट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। चंद्रशेखरन वनमाली अग्रवाल का स्थान लेंगे। चंद्रशेखरन विल रिप्लेस वनमाली अग्रवाल। यह पहले से ही एप्पल की एकमात्र भारतीय विक्रेता है जो आईफोन क्ले एनक्लोजर असेंबल करती है। इट इज ऑलरेडी एप्पल्स ओनली इंडियन वेंडर दैट असेंबल्स आईफोन एनक्लोजर। टाटा ग्रुप्स देखते हैं। तो टाटा ग्रुप्स की स्थापना कब हुई थी, यानी इसका फाउंडेड कब हुआ था? 1868 यानी 1868 में। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स बॉम्बे हाउस यानी महाराष्ट्र, मुंबई इन महाराष्ट्र में है। इसके संस्थापक जमशेदजी टाटा, यानी फाउंडर कौन है? जमशेदजी टाटा। और इसके एमेरिटस चेयरमैन कौन है? चेयरमैन एमेरिटस कौन है? रतन टाटा। और इसके अध्यक्ष एंड प्रबंध निदेशक कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन, यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। और मुख्य कॉरपोरेट सलाहकार एस परमार है। चीफ कॉरपोरेट एडवाइजर कौन है? एस परमार। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा विन इन दोहा डायमंड लीग 2024? ऑप्शन नंबर है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल, ऑप्शन नंबर बी है रजत पदक यानी सिल्वर मेडल, ऑप्शन नंबर सी है कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। तो भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 में दूसरा स्थान हासिल किया। इन जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा फिनिश्ड सेकंड एट दोहा डायमंड लीग 2024। अपने अंतिम प्रयास में चोपड़ा का 88.36 मीटर का प्रभावशाली थ्रो मौजूदा डायमंड लीग चैंपियन और टोक्यो 2020 के रजत पदक विजेता चेकिया के जैकब बडलेज से केवल 2 सेंटीमीटर कम रह गया। तो चोपड़ा इम्प्रेसिव थ्रो ऑफ 18.36 m इन हिज फाइनल अटेम्प्ट फेल जस्ट 2 सेंटीमीटर शॉर्ट ऑफ द रेजिग्निंग डायमंड लीग चैंपियन एंड टोक्यो 2020 सिल्वर मेडलिस्ट जैकब बेडलेज ऑफ चेंजिया। चोपड़ा ने अपने दूसरे प्रयास में 84.93 मीटर और तीसरे प्रयास में 88.24 मीटर की दूरी दर्ज की। चोपड़ा रिकॉर्डेड a डिस्टेंस ऑफ 84.93 मीटर इन हिज सेकंड अटेम्प्ट एंड 86.24 मीटर इन हिज थर्ड। ये रात का उनका अंतिम थ्रो था जो उनका सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ, जिससे उन्हें रजत पदक प्राप्त हुआ। इट वॉज हिज फाइनल थ्रो ऑफ द नाइट दैट प्रोव्ड टू बी हिज बेस्ट, अर्निंग हिम द सिल्वर मेडल। रैंक एथलीट्स। अब देख लेते हैं कि अब तक आने वाले जेवलिन थ्रोओं की लिस्ट। तो पहले नंबर पर कौन थे? जैकब बेडलेज
ये सेंजिया के हैं और इनका कितना था 88.38 मीटर। फिर दूसरे नंबर पे है कौन, नीरज चोपड़ा, कितना था इनका 88.36 मीटर। यानी कि स्वर्ण मेडल किसे मिला, गोल्ड मेडल किसे मिला, जैकब बेडलेज को, किसे, जैकब बेडलेज। फिर दूसरे राउंड में अपने नीरज चोपड़ा थे, इन्हें रजत पदक से सम्मानित किया। फिर तीसरे नंबर पे थे एंडरसन पेटर्स, ये ग्रेनेडा के थे, इनका कितना था 86.62 मीटर, इनको 31 नंबर। ओलिवर हेल्डलर चौथे नंबर पे। फिर एंड्रियन मेडरल, ये 5 नंबर पे। एडिस मैस्टेसविस, यस, ये 6 नंबर पे। फ्रेडरिक जैंकी डैम, ये 7 नंबर पे। जूलियस योगो केन्या के हैं, ये 8वें नंबर पे। और 9वें नंबर पे थे किशोर जेना, ये अपने इंडिया के थे। यानी 2 खिलाड़ी अपने इंडिया से थे जो जेवलिन थ्रो में सम्मिलित हुए। और 10वें नंबर में कौन थे, कर्टिस थॉम्पसन, ये यूएस अमेरिका के थे। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। भारतीय सेना में निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कौन सा नया ड्रोन शामिल किया गया है। विच न्यू ड्रोन वाज इंड्यूस्ड इनटू द इंडियन आर्मी टू एनहांस इट्स सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज। ऑप्शन नंबर ए है दृष्टि 10 यानी दृष्टि 10। फिर ऑप्शन नंबर बी है हरमीज 900 यानी हरमीज 900। ऑप्शन नंबर सी हैरान मार्क्स 2। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दृष्टि 10। क्या है, दृष्टि 10। ये जो आपको दिख रहा है ये है दृष्टि 10। पाकिस्तान सीमा पर अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम में भारतीय सेना दृष्टि 10 हरमीज 900 सहित उन्नत ड्रोन शामिल करने के लिए तैयार है। इन अ स्ट्रेटेजिक मूव टू इनहांस इस सर्विलेंस कैपेबिलिटीज अलोंग टू द पाकिस्तान बॉर्डर, द इंडियन आर्मी इज सेट टू इंड्यूस्ड एडवांस्ड ड्रोन इंक्लूडिंग द दृष्टि 10 हरमीज 900। इन ड्रोनों को पंजाब के बठिंडा बेस पर तैयार करना शामिल है। दिस इंक्लूड्स डिप्लॉयमेंट ऑफ दीज ड्रोन एट बठिंडा बेस इन पंजाब। यह रणनीतिक स्थान रेगिस्तान क्षेत्र और पंजाब के उत्तर के क्षेत्रों की व्यापक निगरानी को सक्षम बनाता है। दिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन इनेबल comprehensive surveillance of the desert region and the areas north of पंजाब। अब इसमें कौन काम कर रहा था, अडानी डिफेंस इस पहल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो 60% से अधिक स्वदेशीकरण के आदेश का पालन करते हुए भारतीय सेना को ड्रोन प्रदान करता है। अडानी डिफेंस प्लेज अ की रोल इन दिस initiative providing drones to the Indian Army following the mandate of over 60% indigenization। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हिंदुजा समूह के IIHL को किस कंपनी के अधिग्रहण के लिए IRDAI की मंजूरी मिली। हिंदुजा ग्रुप IIHL गॉट इंडराई अप्रूवल टू एक्वायर विच कंपनी। ऑप्शन नंबर है रिलायंस कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी है ऑटो बजाज, ऑप्शन नंबर सी है टाटा ग्रुप एंड ऑप्शन नंबर डी है अदानी ग्रीन एनर्जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिस इज करेक्ट आंसर। इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर इरडा ने कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए हिंदुजा ग्रुप को मंजूरी दे दी है। इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटर IRDAI has given approval to the Hinduja Group to acquire debt-ridden Reliance Capital। हिंदुजा ग्रुप की इड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण करेगी। तो हिंदुजा ग्रुप इंडस्ट्रीलैंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड विल एक्वायर रिलायंस कैपिटल। कंपनी लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी सर्विसेज उपलब्ध कराती थी। द कंपनी यूज टू प्रोवाइडेड सर्विसेज रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। इसके साथ ही कंपनी होम लोन, कमर्शियल लोन, इक्विटी
कमोडिटी ब्रोकिंग जैसे सेक्टर में भी सर्विसेज देती थी। Along with this, the company also provided services in sectors like home loan, commercial loan, equity and commodity brokerage. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूरोपीय संघ ने किसका मुकाबला करने के उद्देश्य से अपना पहला कानून पारित किया है? द यूरोपियन यूनियन हैज पास्ड इट्स फर्स्ट लॉ एम्ड एट कम्बेटिंग व्हाट? ऑप्शन नंबर ए है महिलाओं के खिलाफ हिंसा, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स, बच्चों के खिलाफ हिंसा, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर सी आतंकवाद के खिलाफ हिंसा, वायलेंस अगेंस्ट टेररिज्म। ऑप्शन नंबर डी है पुरुषों के खिलाफ हिंसा, वायलेंस अगेंस्ट मैन। तो इसका सही आंसर है महिलाओं के खिलाफ हिंसा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यूरोपीय संघ ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा का मुकाबला करने के उद्देश्य से अपना पहला कानून पारित किया। द यूरोपियन यूनियन हैज पास्ड इट्स फर्स्ट लॉ एम्ड एट कम्बेटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स। व्यापक कानून लिंग आधारित हिंसा, जबरन विवाह, महिला जननांग विकृति और साइबर हिंसा को लक्षित करता है, जिसमें ऑनलाइन पीछा करना, अतरंग छवियों को साझा करना शामिल है। द कम्प्रहेंसिव लॉ टारगेट्स जेंडर बेस्ड वायलेंस, फोर्स्ड मैरिज, फीमेल जेनेटिक mutilation and cyber violence, including online stalking and the sharing of intimate image। इसमें 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। There is a provision for a prison sentence of up to 5 years। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। महिला हॉकी को सशक्त बनाने के लिए हॉकी इंडिया के साथ किसने साझेदारी की है? Who partnered with Hockey India to empower women's hockey? ऑप्शन नंबर ए है कोका कोला इंडिया। ऑप्शन नंबर बी है अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ यानी इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन। ऑप्शन नंबर सी है भारतीय हॉकी संघ यानी इंडियन हॉकी एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए कोका कोला इंडिया। क्या है? कोका कोला इंडिया। कोका कोला इंडिया फाउंडेशन ने राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 के लिए हॉकी इंडिया के साथ अपना पहला गठबंधन बनाया है। कोका कोला इंडिया फाउंडेशन हैज फॉर्म्ड इट्स फर्स्ट अलायंस विथ हॉकी इंडिया फॉर द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024। इस सहयोग का उद्देश्य खिलाड़ियों को आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करके महिला हॉकी को ऊपर उठाना है। द एम ऑफ दिस कोलैबोरेशन इज टू अपलिफ्ट वुमेन्स हॉकी बाय प्रोवाइडिंग नेसेसरी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट टू द प्लेयर्स। स्पोर्टिंग एथोस द्वारा समर्थित पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला हॉकी खिलाड़ियों का उत्थान करना है। द इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय Sporting ethos aim to uplift women hockey players at the national and international level। अब एक टर्म आया इसमें हॉकी इंडिया। तो हॉकी इंडिया की स्थापना देखते हैं, यानी ये हॉकी इंडिया कब फाउंडेड हुई थी? 20 मई 2009 को, यानी 20 मई 2009। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में। इसके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की जी हैं। और इसके महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी कौन है? भोलानाथ सिंह। इसके पुरुष कोच यानी मेंस कोच कौन है? क्राइंग फुलटन है। और इसके महिला कोच यानी वुमेन्स कोच कौन है? जेनेके शॉपमैन। कौन है? जेनेके शॉपमैन। और कोका कोला इंडिया फाउंडेशन के निदेशक कौन है? राजीव गुप्ता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में किसने 29वीं बार एवरेस्ट पर चढ़कर नया रिकॉर्ड बनाया? हु रिसेंटली क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड बाय क्लाइंबिंग एवरेस्ट फॉर द 29th टाइम? ऑप्शन नंबर ए है कामिरीता शेरपा। ऑप्शन नंबर बी है कंटेन कूल। ऑप्शन नंबर सी है निर्मल निम्स पुरजा। ऑप्शन नंबर डी है कॉलिन हैली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कामिरीता शेरपा। ये कौन है?
कामी रीता शेरपा। नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करके एक नया ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नेपालीज माउंटेनियर कामी रीता शेरपा हैज अचीव्ड अ हिस्टोरिक feat by conquering Mount Everest for the 29th times, जिनकी उम्र 54 साल है। Who has is 24 year। इनकी यात्रा 1992 में शुरू हुई थी। His journey began in 1992 और अब तब से उन्होंने निडर होकर K2, चोओयू, लोत्से, मनासलू सहित दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त की है। एंड सिंस देन ही हैज़ fearlessly conquered many of the world's highest peak including K2, चोओयू, लोत्से एंड मनासलू। उन्होंने एक ही सीजन में 2 सफल शिखर हासिल किए, जिससे सबसे अधिक एवरेस्ट आरोहण वाले व्यक्ति के रूप में अपना स्थान हासिल किया है। He achieved two successful summits in the same season, securing his position as the person with the most Everest ascents। इससे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही कैंटोन कूल ने 18वीं बार एवरेस्ट फतह करके सुर्खियां बटोरी थी। एल्डरियर ब्रिटिश माउंटेनियर कैंटोन कूल had also made headlines by climbing Everest for the 18th time। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का सार्क्स और रेंज के अनुसंधान एवं संरक्षण में किस देश ने सहयोग किया? Which country cooperated with India in research and conservation of sharks and rays? ऑप्शन नंबर है म्यांमार, ऑप्शन नंबर बी है ओमान, ऑप्शन नंबर सी है नेपाल एंड ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी ओमान। अरब सागर में शार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भारत और ओमान एक संयुक्त पहल शुरू करने के लिए तैयार है। इंडिया एंड ओमान आर सेट टू लॉन्च a joint initiative to promote research and conservation effort related to shark and rays in the Arabian Sea। ओमान से डॉक्टर खलफान अली रश्दी और भारत से डॉक्टर शोभा जो किझाकुदन शामिल हैं। डॉक्टर खलफान अल रश्दी फ्रॉम ओमान एंड डॉक्टर शोभा जो किझाकुदन फ्रॉम इंडिया। कार्यशाला समन्वयन का नेतृत्व CMPRI के फिश डिवीजन के इंडियन शार्क एंड रे लैब द्वारा किया जाता है। द वर्कशॉप कोऑर्डिनेशन इज लेड बाय इंडियन शार्क एंड रे लैब फिनिश फिशर्स डिवीजन CMFRI। क्वेश्चन नंबर 9, किसे मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है? हु वाज अवार्डेड होनररी डॉक्टरेट बाय McGill यूनिवर्सिटीज? ऑप्शन नंबर है डॉक्टर स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी है रामचरण, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर श्याम पेत्रोदा, ऑप्शन नंबर डी है नरेंद्र मोदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर स्वामीनाथन। दिस इज स्वामीनाथन। डॉक्टर स्वामीनाथन को स्प्रिंग 2024 दीक्षांत समारोह के दौरान कनाडा के प्रतिष्ठित मैकगिल विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त करने वाले 10 असाधारण व्यक्तियों में नामित किया गया है। डॉक्टर स्वामीनाथन हैज़ बीन नेम्ड अमॉन्ग 10 exception individual to receive honorary degrees from the Canada prestigious McGill University during the spring 2024 convocation ceremony। वह 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO में उप महानिदेशक के रूप में शामिल हुई हैं। She joined the World Health Organization WHO in
2017 एज डिप्टी डायरेक्टर जनरल प्रोग्राम्स। मार्च 2019 में संगठन की पहली मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नियुक्ति की गई थी इनकी। इन मार्च 2019 शी वॉज अपॉइंटेड एज द ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट चीफ साइंटिस्ट। मैकगिल विश्वविद्यालय ने घोषणा में कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन के नेतृत्व में अनुसंधान प्रयासों के समन्वय, महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रसार करने और नीति निर्माताओं को वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी रणनीतियों पर सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन लीडरशिप इन द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द कोविड-19 pandemic has been instrumental in coordinating research effort, disseminating critical information and advising policy markers on effective strategies to control the spread of the virus, McGill University said in the announcement। 28 मई को स्वास्थ्य विज्ञान में डॉक्टर ऑफ साइंस मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। यानी स्वामीनाथन को 28 मई को स्वास्थ्य विज्ञान में डॉक्टर ऑफ साइंस मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। ऑन May 28 ही विल बी अवार्डेड द डिग्रीज ऑफ डॉक्टर ऑफ साइंस इन हेल्थ साइंस ऑन ऑनोरिस कॉजा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे इफ्को का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हु वाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इफ्को? ऑप्शन नंबर है दिलीप संघानी, ऑप्शन नंबर बी है बलबीर सिंह, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर US अवस्थी, ऑप्शन नंबर डी है उमेश त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिलीप संघानी। दिस इज करेक्ट ऑप्शन ए, दिलीप संघानी। दिलीप संघानी को अध्यक्ष और बलबीर सिंह को इफ्को का उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दिलीप संघानी अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड बलबीर सिंह एज वाइस चेयरमैन ऑफ इफ्को। इफ्को ने एक अभिनव चुनाव पोर्टल पेश किया है। इफ्को इंट्रोड्यूस एन इनोवेटिव इलेक्शन पोर्टल। इफ्को की स्थापना कब हुई थी? स्थापना वर्ष क्या है? 1967। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इन इंडिया में। इसका प्रबंध निदेशक एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी MD कौन है? डॉक्टर US अवस्थी। क्वेश्चन नंबर 11, विप्रो ने किसे APMEA स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट का CEO नियुक्त किया है? Who has been appointed as the CEO of APMEA स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट बाय विप्रो? ऑप्शन नंबर ए है श्रीनिवास पल्लिया, ऑप्शन नंबर बी है विनय फिराके, ऑप्शन नंबर सी है अनीश चेचा, ऑप्शन नंबर डी है मलय जोशी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विनय फिराके। ये कौन है? विनय फिराके। तो विप्रो ने विनय फिराके को अपने एशिया प्रशांत, भारत, एशिया पूर्व और अफ्रीका रणनीतिक बाजार इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की घोषणा की है। विप्रो हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ विनय फिराके एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस इट्स एशिया पैसिफिक, इंडिया, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका स्ट्रेटेजिक मार्केट्स यूनिट्स। फिराके सीधे विप्रो के CEO और प्रबंध निदेशक श्री पल्लिया को रिपोर्ट करेंगे और कंपनी के कार्यकारी बोर्ड में भी शामिल होंगे। फिराके will report directly to Wipro CEO and Managing Director Srinivas Pallia and will also join the company's executive board। अप्रैल 2024 में विप्रो ने मलय जोशी को अमेरिका के एक CEO के रूप में नामित किया था। इन अप्रैल 2020 विप्रो नेम्ड मलय जोशी एज CEO ऑफ अमेरिका फर्स्ट। विप्रो कौन है? तो विप्रो को देखते हैं। तो विप्रो का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक। इसके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है यानी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है? ऋषभ प्रेम जी। और इसके CEO ऑफ APMEA SMU के कौन है? विनय फिराके। ये हो गए आज के करंट अफेयर।
फ्रेंड्स, यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर टाइप करें एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।